तो आज जो अपन ने जैसा मैंने स्ट्रिंग वेव में बताया था और यहाँ पे बताया था कि अपन सुपरपोजिशंस के 3 मेथड देखने वाले हैं। सबसे पहले अपन ने इंटरफेरेंस देखा था, उसके बाद स्टैंडिंग वेव देखा था। स्टैंडिंग वेव के अंदर अपन ने ओपन ऑर्गन पाइप और क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, उसके बाद रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट, ये सारी चीजें देखी थी। उस पे बेस्ड कुछ एग्जाम्पल भी किए थे। अभी नेक्स्ट जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो अपने लिए नया है। नया इसलिए भी है क्योंकि स्ट्रिंग वेव के अंदर बीट्स अपन ने पढ़ा नहीं था, मतलब वहां पे कोई यूजफुल नहीं होता। बीट्स एक्चुअली साउंड वेव के लिए ही यूजफुल है। तो बीट्स क्या होता है इसको समझते हैं। थोड़ा सा मैं हिंट तुम्हें, जब अपन ने स्ट्रिंग वेव पढ़ा था उसी टाइम मैंने बताया था कि बीट्स कब जनरेट होते हैं या बीट्स होते क्या है। तो मैंने बताया था कि अगर जैसे इंटरफेरेंस कब होता है, जब 2 वेव्स जो है वो सेम फ्रीक्वेंसी के साथ सेम डायरेक्शन के अंदर सुपर इम्पोज होती है। ऐसे कैसे स्टैंडिंग वेव के अंदर क्या होता है कि 2 वेव सेम फ्रीक्वेंसी के साथ ऑपोजिट डायरेक्शन से सुपर इम्पोज होती है। यहां पे बीट्स के अंदर मैंने बताया था डायरेक्शन सेम भी हो सकती है, ऑपोजिट भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट डिफरेंस होता है वो ये होता है कि बीट्स तभी बनेंगे जब फ्रीक्वेंसी के अंदर स्लाइटली डिफरेंस होगा, यानी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होगी। तो अपने पास सपोज 2 वेव्स है S1 एंड S2, वो सेम डायरेक्शन से भी सुपर इम्पोज हो सकती है और ऑपोजिट डायरेक्शन से भी सुपर इम्पोज हो सकती है। बस अपने को ध्यान क्या रखना है कि उनकी फ्रीक्वेंसी स्लाइटली डिफरेंट होनी चाहिए। देखो बार बार मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूं, स्लाइटली डिफरेंट होनी चाहिए। इसको अपन आगे समझेंगे। बहुत ज्यादा डिफरेंस हुआ तो फिर अपने ये जो रिजल्ट पढ़ रहे हैं वो किसी काम के नहीं रहेंगे। तो अगर फ्रीक्वेंसी बहुत कम जो है फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस बहुत कम है लेकिन सेम नहीं होनी चाहिए, तो उस केस में बीट्स बनते हैं। तो S1 जो है, सपोज वेव की इक्वेशन a sin ओमेगा t माइनस kx है। अब मैं सेम डायरेक्शन से ले रहा हूं। सेकंड S2 इक्वल टू a sin ओमेगा 2t माइनस kx है। तो S इक्विवेलेंट क्या होगा, S1 प्लस S2। अब देखो बीट्स कैसे बनेंगे, क्या रिजल्ट आएंगे, उसको समझने के लिए मैं ऐसा करता हूं कि t इक्वल टू 0 पे देख लेता हूं, क्योंकि अपने को पता है, जैसे अपन ने इंटरफेरेंस में देखा, स्टैंडिंग वेव के अंदर देखा कि हर पार्टिकल का वाइब्रेशंस वैसा ही होगा, लेकिन जब तुम टाइम बढ़ा दोगे, मतलब t इक्वल टू डेल्टा टी पे या t इक्वल टू 10 सेकंड पे, 20 सेकंड पे, उसके बाद देखोगे तो पैटर्न अपने को ऑलमोस्ट सेम मिलेगा। बस चेंज क्या आएगा, फेज डिफरेंस आ जाएगा। तो मैं आसान के लिए, कैलकुलेशन आसान के लिए मैं t इक्वल टू 0 पे जो है इसको समझ लेता हूं। तो t इक्वल टू 0 पे S1 क्या होगा, a sin ओमेगा 1t, S2 क्या होगा, a sin ओमेगा 2t। अब देखो मैक्सिमम बुक्स के अंदर जनरल टाइप से ऐड किया होता है ओमेगा 1t माइनस kx, ओमेगा 2t माइनस kx। इसको ही S1 S इक्विवेलेंट S1 प्लस S2 इसी टाइप से सॉल्व किया होता है, लेकिन रिजल्ट सेम आएगा। गधों के टाइप से पूरा सॉल्व करने की अपने को जरूरत नहीं। अपने को पता है कि जो t इक्वल टू 0 पे पैटर्न आएगा वही हर टाइम पे आएगा। बस डिफरेंस ये होगा कि उससे फेस डिफरेंस आएगा अलग अलग टाइम पे, कुछ टाइम के साथ लैग कर रहा होगा, कुछ जो है एडवांस होगा, ये सारी चीजें होगी।
S इक्विवेलेंट इक्वल टू S1 प्लस S2। अब मैं इन दोनों वेव को पहले स्टडी करता हूं आराम से। देखो फर्स्ट का आराम से सोच के बताओ, S1 का फेज कितना है? ओमेगा 1t। ओमेगा 1t। S2 का फेज कितना है? ओमेगा 2 इंटू टी। तो इन दोनों वेव के बीच में फेज डिफरेंस कितना होगा? ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 इंटू टी। बोलो। हाँ सर। अगर इनका फेज ओमेगा 1t और ओमेगा 2t है, तो इनके बीच में जो फेज डिफरेंस, सॉरी t इक्वल टू 0 नहीं, x इक्वल टू 0 की बात कर रहा हूं। x इक्वल टू 0, x को 0 पुट किया है मैंने, क्योंकि टाइम को 0 कर दोगे तो फिर ओमेगा वाली टर्म गायब हो जाएगी, इसको अपन गायब नहीं करना चाहते। x इक्वल टू 0 पुट कर रहा हूं, तो ओमेगा 1t और ओमेगा 2t आ जाएगा। तो फेज डिफरेंस ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 इंटू टी आ गया। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, डेल्टा ओमेगा इंटू टी, क्योंकि ओमेगा 1 भी ज्यादा हो सकता है या ओमेगा 2 भी ज्यादा हो सकता है। अपन तो बस डेल्टा ओमेगा इंटू टी लेंगे। अब तुमको लॉजिकली सोच के बताओ, अगर फेज डिफरेंस टाइम के साथ अगर वेरी कर रहा है, अगर फेज डिफरेंस टाइम के साथ वेरी कर रहा है, जैसे अगर मैं ये देखूं एट टी इक्वल टू 0, टी इक्वल टू 0 पे फेज डिफरेंस कितना होगा बताओ? टी इक्वल टू 0 पे फेज डिफरेंस कितना होगा? 0। 0। और फेज डिफरेंस 0 है, इसका मतलब क्या है? सर या तो टाइम 0 होगा या फिर डेल्टा ओमेगा 0 होगा। नहीं, इसको ऐसे नहीं सोचना है। मैं ना इसको समझने के लिए थोड़ा सा इस टाइप से देखो, है ना, अपन अभी बीट्स को नहीं समझ रहे। बीट्स को थोड़ी देर के लिए, ये वर्ड है ना, इसको छोड़ दो। दो वेव है सिंपल, उनके अंदर फेज डिफरेंस ओमेगा टी है और सेम डायरेक्शन से आ रही है। ऑपोजिट से भी हो सकती है, लेकिन अभी मैं सेम से ले रहा हूं। ओमेगा टी है, तो दो वेव सेम डायरेक्शन से आ रही है और फेज डिफरेंस ओमेगा टी है। तो इनके अंदर बताओ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कैसे कब होगा? फेज डिफरेंस n पाई होगा। जब फेज डिफरेंस n लैम्बडा होगा, बोलो। सॉरी डेल्टा एक्स जो है वो n लैम्बडा होगा या फेज डिफरेंस 2n पाई होगा? यस सर। ठीक है, तो देखो t इक्वल टू 0 पे फेज डिफरेंस 0 है, इसका मतलब क्या? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। ऐसे ही समझने के लिए बता रहा हूं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब A इक्विवेलेंट कितना होगा बताओ? 2a। A1 प्लस A2। हाँ 2a, अभी सेम ले रहा हूं ना मैं दोनों का एम्पलीट्यूड AA। ऐसे कैसे एट, अब सेकेंड टाइम जैसे जब फेज डिफरेंस पाई का हो जाएगा, फेज डिफरेंस पाई का कब होगा? जब t कितना होगा? फेज डिफरेंस पाई का कब होगा? जब t कितना होगा? पाई पाई अपॉन बाई डेल्टा डेल्टा होगा। ओमेगा। तब क्या होगा बताओ? फेज डिफरेंस पाई का है, इसका मतलब तुमको सोच के बताओ कि आधी साइकिल का डिफरेंस है। आधी साइकिल का डिफरेंस, इसका मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। यस सर।
और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा मतलब ए इक्विवेलेंट कितना होगा? 0। ऐसे कैसे फेज डिफरेंस जब 2 पाई होगा, कब होगा? t इक्वल टू 2 पाई अपॉन डेल्टा ओमेगा पे, उस केस में वापस से a इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 2a हो जाएगा, क्योंकि इस केस में भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। क्या ऐसा चलता रहेगा? बोलो। हेलो सर बोर्ड क्लियर सबको नहीं। बोर्ड सर क्लियर बोर्ड नहीं है क्या? क्लियर नहीं है। अभी क्लियर नहीं दिखाई दे रहा? नहीं पहले सर, से नहीं दिख। स्टार्टिंग से नहीं दिख रहा सर। अभी ठीक है क्या? नो सर। नहीं सर। मेरे को तो यहाँ पे फोन में दिख रहा है सही, आपको पता नहीं कैसे दिखनी। अभी ठीक है क्या? यस सर, अब क्लियर है। ठीक है, तो मैं ये बोल रहा हूं कि k इक्वल टू 0 पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा या फिर फेज डिफरेंस 0 होगा तो a इक्विवेलेंट 2a होगा। ऐसे कैसे t इक्वल टू पाई अपॉन डेल्टा ओमेगा पे वापस से जो है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, a इक्विवेलेंट 0 होगा। फेज डिफरेंस 2 पाई होगा, 2 पाई का मतलब कंप्लीट साइकिल का डिफरेंस है, तो वापस से कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और इक्विवेलेंट एम्पलीट्यूड 2a आ जाएगा। अब वापस इधर आ जाएगा। अब देखो ऐसा होगा तो सही, लेकिन अपना फेज डिफरेंस जो है वो टाइम पे डिपेंड कर रहा है। फेज डिफरेंस अगर टाइम के साथ डिपेंड करेगा तो क्या तुम लॉजिकली सोच के बताओ, क्या a इक्विवेलेंट जो होगा वो भी टाइम का फंक्शन होगा? a नहीं समझा सर। इक्विवेलेंट क्या होता है? a इक्विवेलेंट क्या होता है? अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos phi, और phi अगर टाइम के साथ वेरी कर रहा है इसका मतलब a इक्विवेलेंट भी टाइम के साथ वेरी करेगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? हाँ सर। यस इसका सर। मतलब जो है हर पार्टिकल, एक पार्टिकल का, उसी पार्टिकल का कभी एम्पलीट्यूड 0 होगा, कभी एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा, कभी इन दोनों के बीच में वेरी करेगा, एम्पलीट्यूड वेरी करेगा। तो देखो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि एज फेज चेंजेस पीरियोडिकली देयरफॉर, अच्छा साइन का फंक्शन है तो पीरियोडिकली चेंज करेगा ऑब्वियसली बात, देयरफॉर एम्पलीट्यूड विल आल्सो चेंज पीरियोडिकली, और इसी फिनोमेना को अपन बीट्स बोलते हैं। देखो अभी मैंने साइन की इक्वेशन ली है, तो t इक्वल टू 0 पे मेरे को पता है कि एम्पलीट्यूड क्या है? मैक्सिमम है, यानी यहां पे मैक्सिमम हो गया, फिर आगे डिक्रीज होता होता जो है कुछ टाइम पे जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तब 0 हो जाएगा, फिर वापस इंक्रीज होगा, वापस मैक्सिमम होगा, फिर वापस 0 होगा, मतलब इस टाइप से जो है वो चलता जाएगा। इसी को अपन बीट्स बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी के अंदर जब थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा तो इक्विवेलेंट एम्पलीट्यूड कभी मैक्सिमम होगा, कभी मिनिमम होगा, कभी इन दोनों के बीच में होगा, ऐसा जो है पैटर्न आएगा। इसी को अपन क्या बोलते हैं? बीट्स। क्या ये बात समझ में आ रही है? यस सर। बीट्स का यस सर। मतलब
बीट्स का मतलब सेम डायरेक्शन से या ऑपोजिट डायरेक्शन से जब दो वेव सुपर इम्पोज होती है तो उनकी फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस होने की वजह से फेज डिफरेंस टाइम के साथ वेरी करता है, और फेज डिफरेंस अगर टाइम के साथ वेरी कर रहा है तो इक्विवेलेंट एम्पलीट्यूड जो होता है वो भी टाइम के साथ वेरी करेगा, और इक्विवेलेंट एम्पलीट्यूड अगर टाइम के साथ वेरी करेगा तो डेफिनेटली कभी उसका फेज मैक्सिमम होगा, कभी मिनिमम होगा, फिर वापस मैक्सिमम मिनिमम, ऐसा पीरियोडिकली होगा क्योंकि फंक्शन साइन का या कोस का होगा। तो इस पैटर्न को मैं बीट्स बोलता हूं। उसके बाद नेक्स्ट अब कुछ छोटी छोटी टर्म्स है उसको अपन डिफाइन कर लेते हैं। सबसे पहले वन बीट क्या होती है, वन बीट किसको बोलते हैं उसको समझते हैं। तो वन बीट का मतलब सेम पोजीशन के बीच में जो डिफरेंस होगा, यानी जहां से स्टार्ट हो रहे हो वापस पीरियोडिकली चेंज हो रहा है ना एम्पलीट्यूड, तो स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट जब सेम है, सेम इन द सेंस एम्पलीट्यूड की सेंस में, उनके बीच में डिफरेंस को अपन वन बीट बोलते हैं। अब देखो यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, कुछ लोग कि भाई जब एम्पलीट्यूड 0 है और वापस से कंसेक्यूटिव पॉइंट पे एम्पलीट्यूड 0 हो रहा है, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है इसको वन बीट बोलते हैं। कुछ लोग मैक्सिमम से वापस मैक्सिमम होने के बीच में जो पैटर्न है, या मैक्सिमम से जब वापस मैक्सिमम हो रहा है, इसको वन बीट बोलते हैं। कुछ लोग मिनिमम से मिनिमम के बीच में वन बीट बोलते हैं। लेकिन मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा, वैसे यहां पे तो दोनों एक ही बात है, यहां पे तो दोनों के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन आगे अपन ऐसे एग्जांपल करेंगे जिसमें मोर देन 2 वेव सुपर इम्पोज हो रही है और बीट्स बन रहे हैं। तो उस केस में ये जो मिनिमम से मिनिमम वाला कॉन्सेप्ट है ये फेल हो जाता है, या फिर ऐसे समझ लो कि ये इंटरवल और ये इंटरवल अलग अलग आता है। मैक्सिमम से मैक्सिमम के बीच में इंटरवल और मिनिमम से मिनिमम के बीच में इंटरवल डिफरेंट आता है। तो अपने दिमाग में हमेशा बिठा लो कि अपन तो भाई मैक्सिमम से मैक्सिमम के बीच में जो इंटरवल है उसी को मैं वन बीट बोलूंगा, लड़ाई नहीं करनी है अपने को। इसको अपन आगे जब एग्जांपल करेंगे तब और क्लियर हो जाएगा। अभी डायरेक्टली ध्यान रखना है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम होने के बीच में जो इंटरवल है उसी को मैं वन बीट बोलूंगा। तो इंटरवल बिटवीन टू कंजुगेटिव मैक्सिमम एम्पलीट्यूड इज कॉल्ड वन बीट। मैक्सिमम से वापस मैक्सिमम होने के बीच में जो इंटरवल होगा उसी को मैं वन बीट बोलूंगा। क्या ये समझ में आ रहा है सबको? यस सर। आई थिंक कोई डाउट नहीं किसी को। ठीक है ना? ठीक है, हाँ तो आगे बढ़ता हूं मैं। उसके बाद यहाँ पे अब छोटी छोटी सी बातें हैं, जैसे अपन वहां पे की थी वैसे वैसी, कि बीट का टाइम पीरियड क्या होगा। टाइम पीरियड कैसे डिफाइन करते हैं अपन, कि वन बीट बनने के अंदर कितना टाइम लगेगा उसी को अपन क्या बोलेंगे, बीट का टाइम पीरियड। तो टाइम टेकन इन वन बीट इज कॉल्ड एज बीट टाइम पीरियड। तो एक बीट बनने के अंदर जितना टाइम लगेगा उसी को अपन बीट का टाइम पीरियड बोलेंगे, इसको टीबी से लिखेंगे। उसके बाद फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट क्या होगा बताओ, बीट्स की फ्रीक्वेंसी क्या होगी। किसी भी चीज की फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि पर सेकेंड 1 by टाइम पीरियड। हाँ वो तो ठीक है,
लेकिन पर सेकंड कितने बीट्स बन रहे हैं उसको अपन क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट्स। तो नंबर ऑफ बीट्स प्रोड्यूस्ड पर सेकंड इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट्स, ऐसे डिफाइन कर सकता हूं। तो अब देखो लॉजिकली मैं यहां से बीट्स का टाइम पीरियड निकाल सकता हूं, बताओ कैसे निकालोगे। देखो सबसे पहले एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कब था, t इक्वल टू 0 पे, ये पॉइंट है t इक्वल टू 0, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम। उसके बाद वापस मैक्सिमम कब होगा, जब फर्स्ट टाइम वापस से कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, मतलब t इक्वल टू 2 पाई अपॉन डेल्टा ओमेगा, मतलब t इक्वल टू 2 पाई अपॉन डेल्टा ओमेगा। इस पॉइंट पे वापस से एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है। तो बताओ इन दोनों के बीच में इंटरवल कितना होगा, इसी को मैं क्या 1 टाइम पीरियड बोलूंगा क्या। आराम से सोच के बताओ, आराम से सोच के बताओ, यहां से देख के तुम्हें कि टाइम पीरियड कितना होगा बीट्स का। टीबी कितना होगा, बीट्स का टाइम पीरियड कितना होगा। देखो पहली बार एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो रहा है t इक्वल टू 0 पे, पहली बार एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो रहा है t इक्वल टू 0 पे। उसके बाद सेकेंड टाइम एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो रहा है, अभी अपन ने देखा था 2 पाई अपॉन डेल्टा ओमेगा पे। तो अपने को पता है मैक्सिमम से मैक्सिमम होने के बीच में जो इंटरवल होता है उसको 1 बीट बोलते हैं, और उसमें जो टाइम होता है उसको टाइम पीरियड ऑफ बीट बोलते हैं। तो बताओ टाइम पीरियड कितना होगा, 2 पाई बाय 2 डेल्टा पाई ओमेगा। बाय डेल्टा ओमेगा। डेल्टा ओमेगा। हाँ 2 पाई अपॉन डेल्टा ओमेगा। तो फिर बताओ फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट्स कितना होगा, डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा ओमेगा अपॉन 2 पाई। डेल्टा ओमेगा अपॉन 2 पाई। अच्छा डेल्टा ओमेगा को मैं ओपन करके क्या लिख सकता हूं, ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2। यस सर। और ओमेगा 1 क्या होगा बताओ, 2 पाई इंटू f1। ओमेगा क्या होता है 2 पाई f। क्या ऐसा लिख सकता हूं मैं डेल्टा ओमेगा को 2 पाई f1 माइनस 2 पाई यस f2 सर। अपॉन 2 पाई। तो यहां से बताओ फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट्स कितनी आ गई, 2 पाई से 2 F1 पाई, माइनस F2। f1 माइनस f2 आ गया। और फ्रीक्वेंसी नेगेटिव तो होती नहीं है, इसका मतलब f1 अगर ज्यादा हुआ तो f1 माइनस f2 लिखेंगे, f2 अगर ज्यादा हुआ तो f2 माइनस f1 लिखेंगे, या फिर मैं यहाँ पे मोड लगा देता हूं। तो समझने के लिए एक बार ठीक है अपन ने समझ लिया, आगे से इस पूरी रामायण को समझने की जरूरत नहीं है। सिंपल तुम इतना ध्यान रखो कि बीट्स की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो f1 माइनस f2 होती है, f1 माइनस f2 होती है। अब इस चीज को है ना थोड़ा सा लॉजिकली समझते हैं। देखो अभी मैंने बताया था ना कि फ्रीक्वेंसी के अंदर स्लाइटली डिफरेंस होगा तभी बीट्स जो है कुछ अपने काम के बनेंगे, ज्यादा डिफरेंस हुआ तो अपने काम के नहीं बनेंगे। तो देखो यहां से समझो,
बीट्स की फ्रीक्वेंसी क्या है, f1 माइनस f2, यानी दोनों का डिफरेंस होगा वही बीट्स की फ्रीक्वेंसी होगी। अच्छा, बीट्स की फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि एक सेकेंड के अंदर कितने बीट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। बीट्स की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एक सेकेंड के अंदर कितने बीट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। यानी डिफरेंस अगर कम होगा तो बीट्स की फ्रीक्वेंसी कम होगी, यानी स्लाइटली अगर डिफरेंट होगी तो बीट्स की फ्रीक्वेंसी कम होगी। और बीट्स की अगर फ्रीक्वेंसी कम होगी यानी एक सेकेंड के अंदर कम बीट्स बनेंगे, और एक सेकेंड के अंदर कम बीट्स बनेंगे यानी धीरे धीरे बनेंगे, स्लोली बनेंगे बीट्स। इसका मतलब यही हुआ ना। क्या मैं जो बता रहा हूं वो समझ में आ रहा है क्या? नहीं सर, नहीं समझा, यस वापस बता दो ना। ठीक है, तो एक सेकंड में इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूं ताकि समझना अपना आसान हो। ये समझ में आ गया क्या? इसको रफ कर दें एक बार, थोड़ा सा अपना स्पेस हो जाएगा तो फिर अपने लिए समझना ज्यादा आसान होगा। मैं इसको वापस बताता हूँ, ये नोट कर लिया क्या सबने? हाँ सर। ठीक है, मैं इसको रफ कर रहा हूँ, जिसने नहीं किया वो वापस से वीडियो देख लेना। हाँ, तो मैं ये बोल रहा हूं, अभी बीट्स की फ्रीक्वेंसी अपन ने निकाली है f1 माइनस f2। तो देखो, ये समझने के लिए मैं दो एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है ना? ये कोई याद वाद नहीं रखना है अपने, बस अपने ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। जैसे मान लेते हैं कि f1 जो है वो 400 हर्ट्ज है, f2 जो है वो 403 हर्ट्ज है। एक केस ये लेता हूं, एक के अंदर 400 हर्ट्ज है और एक के अंदर मान लेते हैं 500 हर्ट्ज है। तो मेरे को तुम खुद लॉजिकली सोच के बताओ, इसके अंदर बीट्स की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 3 हर्ट्ज। 3 हर्ट्ज। 3 हर्ट्ज। इसके अंदर बीट की 100 फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज। 100 हर्ट्ज। अब बीट्स की फ्रीक्वेंसी का मीनिंग क्या होता है ये बताओ मेरे को, कि 1 सेकेंड के अंदर कितने बीट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, क्या उसी को बीट्स की फ्रीक्वेंसी बोलते हैं? यस सर। इसका मतलब यहाँ पे ये 3 क्या है, नंबर ऑफ 1 बीट। सेकेंड में 3 बीट्स। हाँ, नंबर ऑफ बीट्स प्रोड्यूस्ड इन 1 सेकेंड। ऐसे कैसे, यहाँ पे ये 100 है, एक सेकेंड के अंदर 100 बीट्स प्रोड्यूस होंगे। तो यहां पे अगर एक सेकेंड के अंदर 3 बीट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं तो फिर यहां पे जो बीट्स बनेंगे उसको अपन क्लियरली सुन सकते हैं, क्योंकि बहुत स्लोली बीट्स बन रहे हैं, एक सेकेंड के अंदर 3 ही बीट्स बन रहे हैं। एक्चुअली ये भी थोड़ा सा फास्ट है बट ठीक है, इतना अपन सुन सकते हैं। जो नॉर्मल इंसान होता है, एलियन की बातें नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल ह्यूमन, ये जो है अलग अलग बुक के अंदर अलग अलग गिवन होता है बट ऑलमोस्ट 10 to 20 बीट्स की जो फ्रीक्वेंसी होती है, या मैं लेस देन 20 लिख लेता हूं, इतने लेस देन 20 अगर रहेगा तो उतने बीट्स सुन सकता है। मतलब उससे ज्यादा हुआ तो फिर वो उसको पता ही नहीं लगेगा कि क्या आवाज आ रही है। अगर 20 से कम हुआ तो अपने को पता लगेगा, 20 से ज्यादा हुआ तो अपने को पता ही नहीं लगेगा क्या आवाज आ रही है। इतने जल्दी बीट्स बनेंगे, इतने जल्दी एम्पलीट्यूड चेंज करेगा। तो यहां पे बीट्स
beats are clearly audible. beats जो है वो क्लियरली ऑडिएबल होगा। यहां पे क्लियरली जो है वो ऑडिएबल नहीं होगा। यहां पे बीट्स क्लियरली ऑडिएबल होगा, यहां पे बीट्स क्लियरली ऑडिएबल नहीं होगा। इसका मैं एक बहुत डेली लाइफ का एग्जांपल बताता हूं तुम्हें। जैसे तुम सब लोगों ने एफएम के ऐड सुने होंगे, एफएम वगैरह, या आजकल तो टीवी वगैरह पे भी बहुत आते हैं। ऐड वेड सुनते हो नहीं सुनते हो? सुनते हैं सर। ऐड ही सुनते हो क्या पूरे दिन? हाँ, तो तुमने एक ऐसा ऐड सुना होगा कि पान मसाला जो है वो खाना, पान मसाला खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, या धूम्रपान, स्मोकिंग जो है इज इंजुरियस टू हेल्थ, धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ऐसा बोलते हैं ना कुछ कुछ ऐड में। यस सर। तो वो क्या करते हैं, इसको लोगों से या ऑडियंस से इग्नोर करवाने के लिए उसमें फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस बहुत ज्यादा रखते हैं, बहुत तेजी से बोलते हैं। जैसे कैसे बोलते हैं, अगर मैं ऐसे बोलूं तुम्हें कि पान मसाला खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तब तो तुम्हें आराम से समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूं, यानी ये वाला केस हो गया। अगर मैं ऐसे बोलूं कि पान मसाला खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, तो फिर तुम्हें ये वाला केस हो गया। मतलब ये तो बहुत ज्यादा है, मैंने तो और भी कम जो है फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस से बोला है। तो फिर अपने को पता ही नहीं लगेगा कि एक्चुअली आगे वाला क्या बोल रहा है। अपने को लगेगा कि हाँ कुछ आवाज आ रही है, लेकिन क्लियरली ऑडिएबल नहीं होगी। क्या इन दोनों में समझ में आ रहा है क्या मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? यस सर। हाँ सर। हाँ सर। इसलिए अपने जो काम का है, अपन जिनको स्टडी कर रहे हैं वो ओनली फॉर इन्हीं को स्टडी कर रहे हैं जिसके अंदर फ्रीक्वेंसीज जो है आर स्लाइटली डिफरेंट। और एक्चुअली है ना, अगर किसी की मैकेनिकल इंजीनियरिंग से पाला पड़ गया, अगर बीटेक में तुम मैकेनिकल ब्रांच लेते हो, तो उस केस में तुम स्टडी करोगे वहां पे कि जो फ्रीक्वेंसी के अंदर जमीन आसमान का डिफरेंस हो, मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंस हो, तो उस केस में तो एक्चुअली बीट्स बनते ही नहीं है। उस केस में जब तुम ग्राफ अगर बनाओगे ना, तो ग्राफ कुछ इस टाइप का आएगा। मतलब पीरियोडिक मोशन तो होगी, इस टाइप का ग्राफ आएगा। मतलब पीरियोडिक मोशन तो होगी, बट सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होगी। ठीक है, तो इसको अपने को स्टडी नहीं करना है, अपने को उसी को स्टडी करना है जिसके अंदर फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस बहुत कम हो, बहुत स्लाइटली डिफरेंस हो। तो इनमें कोई डाउट नहीं किसी को? सर जब दो लोग एक साथ बोलते हैं तो भी बीट्स बनते हैं? हाँ, दो लोग एक साथ बोलते हैं तब भी बीट्स बनते हैं, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि दो लोग अगर एक साथ बोल रहे हैं तो डेफिनेटली सोर्स अलग अलग है, तो उनकी फ्रीक्वेंसी के अंदर डिफरेंट होगा। बट बीट्स, अब देखो ना, दो लोग अगर दोनों की फ्रीक्वेंसी के अंदर सपोज डिफरेंस बहुत ज्यादा है, मतलब एक तो सेम पेस से बोल रहे हैं, एक डिफरेंट, बहुत ज्यादा डिफरेंट पेस से बोल रहे हैं, तो फिर अपने को वो
उन दोनों की आवाज इस टाइप से मिक्स होगी कि अपने को सुनाई नहीं देगी। लेकिन थोड़े से डिफरेंस से अगर बोल रहे हैं तो फिर अपने को बीट्स तो बनेंगे बट अपने को क्लियरली ऑडिएबल होगा। कभी जो है दोनों की मिला के आवाज अपने को ज्यादा सुनाई देगी, कभी कम सुनाई देगी, इस टाइप से होगा। ऐसा फील किया होगा तुमने? बोलो। देखो है ना, मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि एक बार है ना ये फ्रीक्वेंसीज क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज क्या होती है, बीट्स क्या होते हैं, ये अपन ने थियोरेटिकली जो समझ लिए, तुम यूट्यूब पे है ना इसके बहुत सारे ऑडियोज मिल जाएंगे तुम्हें। आवाज के अंदर एग्जैक्टली किस टाइप से चेंज होता है, मतलब कि जैसे फ्रीक्वेंसी जब इंक्रीज होती है तब आवाज किस टाइप से आती है, कम फ्रीक्वेंसी होती है तब आवाज किस टाइप से आती है, इंटेंसिटी ज्यादा होती है तब कैसी आवाज आती है, इंटेंसिटी कम होती है तब आवाज कैसी आती है, या बीट्स कैसे बनते हैं। तो थियोरेटिकली तो अपन ने सारी चीजें समझ ली, बट इसको एक बार तुम जब आवाज सुन लोगे तो तुम्हें ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि हाँ एग्जैक्टली क्या होता है। तो मैं सजेस्ट करूंगा सबके पास मोबाइल है तो एक बार यूट्यूब पे थोड़ा सा ये देख लेना, मतलब सुनना है अपने को आवाज, पढ़ना वढ़ना कुछ नहीं है वहां पे, ठीक है? यस सर। ओके सर। और एक तुम्हें मजे की बात बता देता हूं कि ये बीट्स है ना, इन बीट्स से जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर वो इतने सिंपल आते हैं, चाहे वो एडवांस के अंदर हो चाहे मेंस के अंदर हो, और एक ही टाइप का क्वेश्चन है। तुम जो एक्सरसाइज 3 करोगे उसके अंदर जो तुम्हें क्वेश्चन मिलेंगे वो तुम्हें एक ही टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, उसके अलावा कोई क्वेश्चन ही नहीं है। और उसको थोड़ा सा समझ लोगे तो बहुत आसान है, तो ज्यादा अपने को टेंशन लेने की जरूरत नहीं, वैसे क्वेश्चन करेंगे अपन। तो ये समझ में आ गया कि फ्रीक्वेंसी में अपने को जो काम का फॉर्मूला है बीट्स के अंदर पूरा ध्यान रखना है कि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट्स होती है वो फ्रीक्वेंसी के डिफरेंस के इक्वल होती है, ठीक है? तो यहां तक कोई डाउट किसी को? ठीक है, तो एक एग्जांपल करेंगे अपन। यस सर। तो जो बीट्स पढ़ा है उसमें सर लाउडनेस, हाँ हाँ हाँ, अरे थोड़ा सा तुमसे वेट नहीं किया जाए, थोड़ा सा मैंने कल बताया था तुम्हें, तुम थोड़ा सा सब्र कर लो। लाउडनेस वगैरह ये सारी चीजें जो डिफरेंट डिफरेंट टर्म है उनको मैं अलग से कंपैरेटिवली बता दूंगा। ठीक है, हाँ तो मैं एक एग्जांपल करता हूं, एग्जांपल लिखो। हाँ लिखो, टू ट्यूनिंग फॉर्क of frequencies 200 hertz and 204 hertz
respectively. Are emitting sound of amplitude 2AA and A respectively, then calculate first frequency of beats B, बीट्स की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, सबसे पहले तो ये सॉल्व करना है। सेकंड है फ्रीक्वेंसी ऑफ oscillation of particle, थर्ड है I equivalent maximum upon I equivalent minimum। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसा वाला दो ट्यूनिंग फोक है अपने पास, जैसे एक ये हो गया एक ये हो गया, दोनों की फ्रीक्वेंसी जो है वो डिफरेंट है, अलग अलग जो है वो साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं। एक की फ्रीक्वेंसी 200 है, एक की फ्रीक्वेंसी 204 हर्ट्ज है, तो डेफिनेटली बीट्स बनेंगे ऐसे। तो उन बीट्स की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ, ये थोड़ा सा कभी कभी पूछा जाता है, इसको तुम लॉजिकली कर सकते हो। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑस्किलेशन ऑफ पार्टिकल, मतलब पार्टिकल के ऑस्किलेशन की फ्रीक्वेंसी क्या होगी। और थर्ड है आई इक्विवेलेंट मैक्सिमम अपॉन आई इक्विवेलेंट मिनिमम। कुछ लोग और नहीं समझ रहे, इसको ऐसे भी बोल सकते हो, रिजल्टेंट या फ्रीक्वेंसी ऑफ, इसको ऐसे ही पूछ सकता है क्वेश्चन के अंदर, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिजल्टेंट साउंड। रिजल्टेंट साउंड की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। एज्यूम कर रहा हूं कि सब लोगों ने तीनों पार्ट सॉल्व कर लिए होंगे। बोलो, सबसे पहले है फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट्स, बताओ कितना होगा। 4 हर्ट्ज। 4 हर्ट्ज का मतलब क्या है कि एक सेकंड के अंदर बताओ कितने 4 बीट्स। तो जैसे देखो ऐसे, ये एक बीट हो गया, जैसे मिनिमम से मिनिमम ये एक बीट हो गया, फिर वापस ये 2 बीट हो गया, ये 3 बीट हो गया, ये 4 बीट, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4। ऐसा एक सेकंड के अंदर इतने जो है 4 बीट्स बनेंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट्स का मीनिंग है। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑस्किलेशन ऑफ पार्टिकल, या अगर ज्यादा अच्छे वर्ड में बोल लें तो रिजल्टेंट साउंड की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। रिजल्टेंट साउंड की फ्रीक्वेंसी का मतलब कि भाई साउंड लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन के अंदर भी तो आगे जा रही है, तो साउंड जो है लॉन्गिट्यूडनल जो फ्रीक्वेंसीज है, ये साउंड के आगे बढ़ने की फ्रीक्वेंसी है,
या साउंड कितने जो है वो नेट साउंड की फ्रीक्वेंसी कितनी है, इसको है ना ऐसे इसको ये जो है हमेशा ध्यान रखना बीट्स के अंदर। अगर अपने को साउंड की फ्रीक्वेंसी या पार्टिकल के ऑस्किलेशन की फ्रीक्वेंसी पूछी हो तो वो हमेशा इन दोनों की मीन होती है। ये अपने को डायरेक्टली ध्यान रखना है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ पार्टिकल जो होता है वो हमेशा इनकी मीन होती है, यानी f1 प्लस f2/2 होती है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है अपने को, यानी कितनी हो जाएगी ये 200 प्लस। इसका एक्चुअली ना बीट्स के अंदर इसका कोई प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, इसलिए मैंने इसको ज्यादा ध्यान नहीं दिया। सिंपल अगर तो फिर भी कोई गधे लोग पूछ ले तो अपने को आंसर करना आना चाहिए। तो 200 प्लस 204 डिवाइड बाई 2 कितना आ गया ये बताओ। 202। हाँ 202 हर्ट्ज। उसके बाद थर्ड पार्ट कितने लोगों ने सॉल्व कर लिया? हाँ पार्थ ने सॉल्व कर लिया, और हाँ और किसी ने सुयास ने भी सॉल्व कर लिया, और बाकी लोगों ने सॉल्व नहीं किया। अतर तुमने नहीं किया अभी तक? नहीं सर। तो क्या कर रहे थे, चुपचाप बैठे हुए थे? नहीं सर, ट्राई कर रहा हूँ, नहीं आ रहा है। अजिंक्य, अंकित, चेतना सॉल्व किया कि नहीं किया? ट्राई किया सर। सर कर रहे। ट्राई करने के नंबर थोड़ी मिलते हैं। देखो अरे अभी तो सिंपल सा ऐसे एग्जांपल अपने कितने तो कर करके, इसको मैं रफ कर रहा हूं। अरे अभी तो मैंने बताया था इक्विवेलेंट इंटेंसिटी मैक्सिमम और मिनिमम पूछ रहा है, तो एक्चुअली तो अपने को पता ही है यहाँ पे काइंड ऑफ इंटरफेरेंस हो रहा है। बस डिफरेंस ये है कि वहां पे तो हर पोजीशन पे या हर टाइम पे पार्टिकल का जो मोशन होती थी वो सेम टाइप की होती थी। यहाँ पे टाइम के साथ फेज डिफरेंस वेरी कर रहा है, इसलिए अलग अलग होगी। तो मेरे को पता है, अच्छा मेरे को इंटेंसिटी पूछी है तब भी मैं तो क्या करूंगा, एम्पलीट्यूड निकाल लूंगा। मेरे को तुमको सोच के बताओ कि इक्विवेलेंट एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कब होगा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कितना होगा बताओ? क्या दोनों को सिंपल टाइप से ऐड कर लूं मैं? यस सर। यस सर। यस सर। ये होगा। तो फिर इक्विवेलेंट एम्पलीट्यूड मिनिमम कितना होगा? ए ए ए ए दोनों का डिफरेंस निकाल लो। तो फिर ए इक्विवेलेंट मैक्सिमम अपॉन ए इक्विवेलेंट मिनिमम, इसका रेशियो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा क्या? मैक्सिमम अपॉन मिनिमम इसका रेशियो 3 हो जाएगा क्या? हाँ सर। तो अपने को पता है I प्रोपोर्शनल टू A स्क्वायर होता है, तो I मैक्सिमम अपॉन I मिनिमम इक्वल टू क्या हो जाएगा? 9:1। 9:1 आ जाएगा क्या? यस सर। सिंपल था आई थिंक। हाँ सर। ये समझ में तो आ गया ना सबको? यस सर। ठीक है, तो अभी मैं क्लास यहीं पे एंड कर रहा हूं। आज तुम कल जैसे